केएसएस स्टडी पॉइंट में आप सभी दोस्तों का एक बार पुनः स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूपीएससी से लेके खंड शिक्षा अधिकारी और खासकर समीक्षा अधिकारी में यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। टॉपिक है मेरा ब्रिटिश भारत का आर्थिक प्रभाव। ब्रिटिश भारत का आर्थिक प्रभाव भारत के आर्थिक दोहन से मतलब होता है। आर्थिक दोहन का तात्पर्य है कि धन का प्रवाह भारत से ब्रिटेन की तरफ हो या विश्व मार्केट की तरफ हो, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या किया गया, पूरा उसका दोहन किया गया। अब देखिए भारत में रेल का विकास किया गया, आप पढ़ेंगे रेल के विकास ने भारत में अल्प विकास का विकास किया। एक क्वेश्चन आपका मेंस में ही बनता है कि रेल के विकास ने भारत में अल्प विकास का विकास किया। एक क्वेश्चन बनता है रेल के विकास ने भारत में अकालों की श्रृंखला को जन्म कर दिया। एक ये क्वेश्चन बनता है। फिर आप आगे बढ़ते हैं, मेंस में देखते हैं, तो क्वेश्चन बनता है कि आर्थिक दोहन या रेल का विकास जो हुआ वो भारत के विकास के लिए नहीं बल्कि ब्रिटेन के विकास के लिए किया गया था, और उसका परिणाम क्या हुआ, भारत में अल्प विकास का विकास हुआ। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो ये चीजें समझने के लिए सीधे तौर पे हम लोग आएंगे ब्रिटिश भारत का आर्थिक प्रभाव। ब्रिटिश भारत का आर्थिक प्रभाव की बात करेंगे तो सबसे पहले इस धन निष्कासन सिद्धांत जो दिया वो दिया था दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया इन इंडिया में ये बताने कहा कि भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। ये बताया कि कैसे भारतीय धन बाहर निष्कासित हो रहा है, हमारे धन को कैसे भारत से बाहर ले जाया रहा है। उनका एक पम्पलेट था जो 1867 में आया, इंग्लैंड डेट टू इंडिया। इसमें भी आर्थिक दोहन को बताने का प्रयास किया दादा भाई नौरोजी ने। अच्छा, अब देखिए धन निष्कासन क्या होता है ये हम आपको बताते हैं। उसके पहले बताएं, धन निष्कासन को कार्ल मार्क्स ने कहा था ब्लीडिंग प्रोसेस। जिस तरह शरीर से खून निकाला जाता है, ब्लीडिंग प्रोसेस क्या होता है, ठीक उसी प्रकार धन का निष्कासन कैसे एक देश से दूसरे देश में चला जाता है। धन निष्कासन आर्थिक दोहन का जो संकल्पना था, इसका मुख्य मतलब रायदाता आपको कहा जाता है, जो दिए थे विचार दादा भाई नौरोजी थे। इसके अलावा जो इसका विरोध किया था आरसी दत्त ने, जीवी जोशी ने, डीसी दिनसावाचा जो है उन्होंने, सुरेंद्र नरवरे, अमृत बाजार जो पत्रिका थी, अमृत बाजार पत्रिका। याद रखिएगा इसकी विशेषता क्या है, अमृत बाजार पत्रिका थी ये पहली ऐसी पत्रिका थी जो रातों रात, ध्यान दीजिएगा, अमृत बाजार पत्रिका, इसका देखिए इसी का नाम है एबीपी जो न्यूज चलता है, अमृत बाजार पत्रिका, एबीपी न्यूज यही है। तो अमृत बाजार पत्रिका जो है इसी ने रातों रात, जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया लीडर ने, देसी भाषा निषेध एक्ट था, देसी भाषा में किसी भी मैगजीन या किसी भी पेपर का छापा जाना प्रतिबंधित किया। 1878 में एक्ट आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो उसमें हिंदी भाषा से रातों रात की पत्रिका अंग्रेजी भाषा में हो गई। तो ये जो पत्रिका है अमृत बाजार पत्रिका, सुशील कुमार घोष इसके संपादक थे। तो ये बता रहा था, इसने भी धन निकासी का विरोध किया। धन निष्कासन का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। धन निष्कासन कितने प्रकार से हो सकता है अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा। धन निष्कासन के लिए देखिए सबसे पहले जो उन्होंने व्यवस्था बनाई, भारत में 3 व्यवस्थाएं थी। देखिएगा आर्थिक दोहन के लिए उन्होंने पहला राजस्व को लिया, और राजस्व जो नीति थी, कैसी राजस्व नीति थी, भारत में अस्थायी बंदोबस्त थी, परमानेंट सेटलमेंट, अस्थायी बंदोबस्त। ये अस्थायी बंदोबस्त के माध्यम से किसानों को अपना वार्षिक कर्ज होता था वो जमींदारों के माध्यम से अंग्रेजों के पास पहुंचाना होता था। इस व्यवस्था को देखिए कार्नवालिस ने शुरू किया था 1793 में। ये व्यवस्था कर दिया गया अस्थायी, इसको पहले 10 साल के लिए था, फिर 1793 में इसको अस्थायी व्यवस्था बना दिया गया कार्नवालिस के समय में। अब इसमें क्या था कि जो एक कृषक होता था, ध्यान दीजिएगा, वो एक जो क्षेत्र का होता था, उस क्षेत्र का मालिक एक जमींदार होता था। अब जमींदार की व्यवस्था क्या थी कि वो क्या करेगा, वो हो गया कि इतने एरिया का वो जमींदार है, लैंडलॉर्ड है,
और इतना जमीन जो होगा वो किराए पे कसरे को समझिए एक किराएदार हो गया और उसको सूर्यास्त कानून के तहत उतना पैसा कर के रूप में अंग्रेजों के पास जमा करना होता था। ठीक है, अब देखिए अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में क्या था, अब हो गया कि 2 एकड़ का जमीन 200 एकड़ 500 एकड़ जमींदारी है, तो जो जमीन का कर होगा आपको देना, आप जितना आप वसूल ले, लेकिन हमको इतना रुपया देना है। इससे क्या हुआ कि जमींदारों के प्रति कृषकों में रोष उत्पन्न हो गया। याद है पवना विद्रोह हुआ था जिसमें जमींदारों ने कहा था, लोगों ने कहा था कि हम महारानी का रैयत बन के रहना चाहते हैं, ना कि जमींदारों के पक्ष में रहना चाहते हैं। ये कहने का मतलब है कि जमींदारों से जुड़ाव हो गया कि किससे, किसानों का। जमींदार जो था वो संरक्षक संरक्षित रिश्तों पर आधारित था। आर्थिक इतिहास आप पढ़ते हैं, फाइनली देखिएगा ये टॉपिक जो है वो जो वनडे एग्जाम के बच्चे हैं थोड़ा सा ऊपर का है, लेकिन जो यूपीएससी देना चाहते हैं या फिर जो समीक्षा अधिकारी के बच्चे हैं उनके पर्पस को ध्यान में रखते मैंने टॉपिक बनाया है। देखिए तो जो अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी इसके द्वारा भूमि का अस्थायी बंदोबस्त कर दिया गया। अब जो कर था वो किसान को, जमींदार को देना था, और जमींदार का चाहे वो किसान से ले या न ले उसे कर देना ही पड़ेगा, ये व्यवस्था बनाई गई थी। अब क्या हुआ कि जमींदार क्या था, अगर वो कर नहीं दे पाएगा उतना साल में तो फिर जमींदारी उससे छीन के किसी और को दे दी जाएगी। उसके लिए एक डेडलाइन था, उस दिन के शाम को सूर्यास्त तक उसको अपना पेमेंट जमा करना था। अगर नहीं जमा करेगा तो क्या हो जाएगा, उसकी जमींदारी छीन के किसी और को। हुआ क्या कि जमींदार जो संरक्षक संरक्षित रिश्तों पर आधारित थे उनका कृषकों से एक लगाव था, बेचारे वो नहीं दे पाए तो वो छीन कर और वो साहूकारों को दे दिया गया। अब जो साहूकार थे जब वो जमींदार के रूप में आए तो अत्यधिक शोषण किए। परिणाम क्या हुआ कि भारत में अकाल आए, इतना ज्यादा शोषण किया गया कि अकालों के इस व्यवस्था ने भी अकाल को जन्म दिया। अंग्रेजों को एक निश्चित मात्रा में पेमेंट निर्धारित हो गया, भैया इतना रुपया आपको देना है, तो उन्होंने क्या किया, किसानों को जमींदारों को रेंट पर भूमि दे दिया। अच्छा, मुगल काल पढ़ेंगे, सल्तनत काल में पढ़ेंगे, भले ही तुर्काए मुगल थे जो भी थे, तो इन लोगों ने जनता से लगाव रखा। ये लोग फसल पे कर लेते थे जबकि अंग्रेज ये जमीन पे कर ले रहे थे, तो अंतर तो है ना, फसल नष्ट हुआ कर खत्म, लेकिन जब जमीन पे हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो फिर तो वो किराएदार हो गए, तो किसानों को किराया देना पड़ा जमींदार को, जमींदार किराएदार हो गया अंग्रेजों का। तो ये व्यवस्था थी, तो इसके द्वारा भी धन का दोहन होगा। फिर देखिए आगे आएंगे, महालवाड़ी व्यवस्था है, हार्ट मैकेंजी ने शुरू किया। महालवाड़ी है, हार्ट मैकेंजी शुरू करता है। महाल मतलब गांव से कर लिया गया था उसमें, ये व्यवस्था थी। फिर आप बात करेंगे रैयतवाड़ी, रैयत मतलब डायरेक्ट किसान से कर लिया जाता था, ये मुनरो ने इसको शुरू कहा था। तो हार्ट मैकेंजी महालवाड़ी और मुनरो रैयतवाड़ी। तो देखिए 3 लोगों का नाम आपको याद करना रहता है। पहला है अस्थाई बंदोबस्त, तो ये जो अस्थाई बंदोबस्त है इसे दिया था कार्नवालिस ने। अच्छा, उसके बाद आप नीचे आएंगे, ध्यान दीजिएगा, नीचे आएंगे, दूसरी व्यवस्था थी आपकी महालवाड़ी, महालवाड़ी व्यवस्था। ये थे हार्ट मैकेंजी, इसका नाम था हार्ट मैकेंजी। इसमें हम महाल से गांव, महाल मतलब महाल का गांव से कर लेते थे। फिर हम आते हैं रैयतवाड़ी, इसमें हम लोग इसको दिया था मुनरो ने, तो इसमें हम रैयत से यानी कि व्यक्तिगत किसानों से जाकर हम अंग्रेज की सरकार लेते थे। तो ये व्यवस्था थी, इस व्यवस्था के द्वारा भी भारतीय धन का दोहन किया गया। तो ये कॉन्सेप्ट है दोहन का, एक ये महान व्यवस्था। अब देखिएगा इन्होंने क्या किया, कृषि का भी औद्योगिकीकरण किया। देखिएगा औद्योगिकीकरण ने किया, अब क्या किया, नकदी फसलों को बोया गया, ठीक है ना, अधिकतम लाभ लेने का प्रयास किया गया। हम आपको थोड़ा सा और बताते हैं धन निष्कासन को, कैसे धन का निष्कासन हुआ, इसको समझिए ध्यान से। आप लोग टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आर्थिक इतिहास से मेंस में क्वेश्चन आते हैं लिखने के लिए। फिर देखिए अगर हम बात करेंगे, एक कथन है जॉन सिल्वान का, जॉन सिल्वान का, जॉन सिल्वान लिखते हैं, जॉन सिल्वान का
कथन है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है ये कैसी है? इन्होंने कहा था हमारी अर्थव्यवस्था स्पंज के समान है। स्पंज के समान है मतलब कि हम गंगा के किनारे से धन सूख लेते हैं और टेम्स के किनारे, टेम्स का लंदन है, और टेम्स के किनारे निचोड़ देते हैं। तो ये देखिए कैसे जॉन सिलीवान ने कैसे इस कॉन्सेप्ट को बताया कि कैसे स्पंज की तरह अर्थव्यवस्था को नोचा जा रहा था, लिया था। 1848 में जाएंगे, भारत दुनिया का 47% गेहूं निर्यात करता था वर्ल्ड मार्केट से। हमारा अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था नहीं था, लेकिन अंग्रेजों की पॉलिसी के कारण 1943 में भयंकर अकाल पड़ा। उसके पहले भी अकाल पड़े थे, लेकिन आजादी ठीक पहले अकाल पड़ा। मरने वालों की संख्या करोड़ों में होती थी। कभी आप पढ़ेंगे आर्थिक इतिहास तो इन बातों को ध्यान रखेंगे। पूरी अर्थव्यवस्था को कोलैप्स कैसे किया गया ये आपको मैं समझाता हूं एक डायग्राम से, इसको आप समझ सकते हैं। मेरा उद्देश्य क्या है? देखिए, एक प्रतियोगिता का तात्पर्य ये नहीं होता है कि आप पढ़ के नौकरी ही पा जाएं। प्रतियोगिता का एक मतलब है कि हम समाज में सवाल खड़े कर सकें। आप कहीं आते हैं तो बोले, अपने बातों को तो कहिए कि यार ये आर्गुमेंट, ये बात सही है या गलत है। दूसरे पे विश्वास मत करिए। ये एक प्रतियोगिता का पहला धर्म है, तो इसको निभाइए आपको। इसीलिए देखिए मेरी क्लासेस चलती हैं, वो अलग बात है, आप आके ऑफलाइन क्लास करते हैं लोग, लेकिन मेरा उद्देश्य यही है कि आप उसको समझें। अब देखिए आगे आते हैं डायग्राम में। देखिए क्या होता था कि भारत में रेल का विकास हुआ। अब रेल का विकास किया गया भारत में, और ये देखिएगा 1867 में दादा भाई नौरोजी ने कॉन्सेप्ट दिया धन निकासी का। कैसे देखिएगा, रेल का जब भारत में विकास हुआ, ध्यान दीजिएगा, तो भारत ये है और ये आपका ब्रिटेन है। ध्यान समझिएगा, और ये आपका भारत है और ये पूरा विश्व है, विश्व का बाजार है। एक उदाहरण दे रहा हूं धन निष्कासन का, बेहतर है। जैसे मेंस क्वेश्चन है कि धन निष्कासन से कैसे भारत में अकाल आया, समझिएगा। अब क्या था कि ब्रिटेन में 1850 के दशक में डल अर्थव्यवस्था हो गई थी। डल अर्थव्यवस्था का मतलब होता है, समझिएगा ध्यान से, डल अर्थव्यवस्था का मतलब होता है रुकी अर्थव्यवस्था हो गई थी। एक ऐसी अर्थव्यवस्था हो गई थी जिसमें इकोनॉमी रुकी हुई थी, और किसी भी अर्थव्यवस्था का रुके रहना उस देश के लिए बड़ा खराब होता है। क्यों? क्योंकि प्रथम सूती वस्त्र उद्योग पढ़ेंगे, मैनचेस्टर, ठीक है, नाम सुनेंगे ना। तो इन जगहों से क्या होता था, ब्रिटेन में लंकाशायर, हैम्पशायर जो जगह है, यहां से ये सूती वस्त्र उद्योग में ब्रिटेन बहुत आगे चला गया था। लेकिन इसी समय दुनिया में और देश भी उभर रहे थे, नई दुनिया की खोज हो चुकी थी, और जब नई दुनिया की खोज हो गई तो वो लोग ब्रिटेन को प्रतिस्पर्धा दे रहे थे। 1864 तक ब्रिटेन का प्रभाव बहुत ज्यादा था। ब्रिटेन दुनिया के 64 देशों पर राज करता था, लेकिन अब उसे विश्व मार्केट में प्रतिस्पर्धा मिल रही थी। अब ब्रिटेन के सूती वस्त्र के स्थान पर लोग अन्य जगहों के वस्त्रों को इस्तेमाल कर, रूस था, जर्मनी था, ये होता था। अब क्या हुआ, ब्रिटेन ने क्या किया, यहाँ के अर्थशास्त्रों से मीटिंग की गई और कहा गया कि ब्रिटेन में एक नए उद्योग का विकास करिए। ध्यान दीजिएगा, भारत में नए उद्योग का विकास किया गया, और वो उद्योग था लौह इस्पात उद्योग। वो था लौह इस्पात उद्योग। ध्यान दीजिएगा, अब ये हुआ कि लौह इस्पात उद्योग को ब्रिटेन से हर 100 किलोमीटर में समुद्र है, तो लोहा कहां बनेगा। ये हुआ कि ब्रिटेन का सबसे बड़ा मार्केट भारत उपमहाद्वीप से है। उसने क्या किया, भारत में रेल का विकास किया। अब आप समझ सकते हैं, उसने भारत में रेल का विकास किया। रेल का विकास किसी देश में करेंगे तो 3 तरह का औद्योगिकीकरण होता है। कौन को देखिए, अगर रेल का विकास करेंगे तो लोहा उद्योग या इस्पात उद्योग कर सकते हैं उसको।
रसायन उद्योग, देखिए दो ये हुआ, दो उद्योग तो ये बढ़ा। तीसरा ध्यान दीजिएगा, लोहा रसायन उद्योग का बढ़ा हुआ, अन्य जो वर्कर थे इसकी उसके लिए उद्योग के लिए और मुझे उनकी भी आवश्यकता थी तो वो भी बढ़ा। लेकिन ये सारा उद्योग कहाँ लगा? ब्रिटेन में। ये उद्योग लगा ब्रिटेन में और कच्चा माल गया भारत से। तो कच्चा माल भारत से गया, ध्यान दीजिएगा, कच्चा माल भारत से गया और निर्मित माल ब्रिटेन से आया। इसने क्या किया, यहां से जहाज से गया, जहाजरानी, और यहां से जहाजरानी से वापस आया। तो तीसरा जहाजरानी उद्योग का भी बढ़ावा दिया गया। और परिणाम क्या हुआ, जब इन तीनों उद्योग को बढ़ावा हुआ कहां पे? ब्रिटेन में। भारत में वहां भी रेल की पटरी बिछा दी गई जहां इसकी आवश्यकता नहीं थी। पूरे देश में सबसे लंबा 1853 में मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर लंबा, वो तो एक याद करने वाला तथ्य है। इतना ज्यादा विकास हो गया रेल का। तो भारत में अब क्या हुआ, तो हालांकि विकास तो हुआ भारत का, लेकिन अल्प विकास का विकास हुआ। असली विकास कहां हुआ? ब्रिटेन में। अच्छा, यहाँ के उद्योगपतियों को कहा गया, देखिए भैया, रेल का विकास होता है तो विश्व अर्थशास्त्रियों का मानना है कि 10% का नुकसान होता है रेल के विकास से। और इन्होंने क्या कहा कि जो इसमें पैसा लगाएगा उद्योग में, उसे हम 5% का काउंटर गारंटी देंगे। मतलब काउंटर गारंटी का मतलब होता है लाभ हो या हानि उसको मिलेगा। यानी ये 15% का जो हानि था वो भी लिया गया। अब क्या किया गया, भारत में रेल की पटरी बिछाई गई तो 15% ये और प्लस ये 10 सालों तक होता है, याद रखिएगा 10 सालों तक ये व्यवस्था इस तरह का घाटा लगता है रेलवे के विकास में। इन सभी पैसों को भारतीय राजस्व से ले लिया गया। और देखिएगा राजस्व से ले लिया गया। और ध्यान दीजिएगा, जैसे ही रेल का विकास होता है स्थिति ऐसी बिगड़ जाती है कि आपका अनाज हुआ वो ले लिया, क्योंकि आप कर्ज है उसके लिए हैं, आप भारत कर्ज है ब्रिटेन का, और आप उद्योग में कर को बढ़ा दिया गया। अनाज होने के बावजूद अकाल पड़ गए और भारत में रेल के विकास से ने अकालों को जन्म दे दिया। अब ये नहीं कहेंगे कि रेल के विकास से, हालांकि राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हुई, लोगों के मन में लगा कि भारत यही है, यहाँ तक ट्रेन गुजर रही है, कई वर्ग के लोग उसमें वर्गीय भागीदारी हुई, सभी लोग अंग्रेज से ये बात समझे। लेकिन ये बाई प्रोडक्ट था, असल हानि हुआ। ये पूरा दिखाता है, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दिया तो आप समझ सकते हैं कैसे भारत में रेल के विकास से आर्थिक दोहन हुआ। इन सभी बातों को दादा भाई नौरोजी ने बताने का प्रयास किया और ये बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था का किस प्रकार दोहन हो रहा है। तो कुल मिलाकर अगर आप बात करेंगे तो भारत में आर्थिक विकास न करके बल्कि आर्थिक दोहन किया गया। और सही बात है, सुलेमान की वो कथन कि हम भारतीय अर्थव्यवस्था को गंगा से निचोड़ते थे, उसको शक करते थे और जाकर टेम्स के किनारे निचोड़ देते थे, बहुत किया गया। आज भारत जो कि सोने का चिड़िया था उस वक्त, आज क्या हो गया, चिड़िया लायक भी नहीं रहा। इसकी देन सही मायने में यही आर्थिक दोहन। आप हर काल में पढ़ेंगे तो करेंगे। तो इस तरह एक हमने आपको कॉन्सेप्ट दिया आर्थिक दोहन का। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मेरा पर्पस यही है कि जिस तरह आपके अंदर एक समझ विकसित हो कि इतिहास क्या है। इतिहास वो नहीं है जिस तरह आप समझते हैं। खासकर ये वीडियो मेरा समीक्षा अधिकारी और बीईओ के बच्चों के लिए था, या पीसीएस के जो एग्जाम देने वाले मेंस में, कि आप कैसे किसी चीज को आंसर पकड़ते हैं कि रेल के विकास ने अकाल को जन्म दिया तो कैसे आंसर लिखेंगे, आर्थिक दोहन को कैसे आप लिखेंगे, जॉन सुलेमान के कथनों को कैसे लिखेंगे। ठीक है, थैंक यू।